वैसे चीन और भारत की सरहद पर कभी बहुत साल पहले की बात है, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे, लेकिन अब सरहद पर दोनों ही मुल्क ये इलाका हमारा है के बैनर दिखाते हैं। कभी सीमा विवाद तो कभी व्यापार के असंतुलन को लेकर भारत और चीन के बीच रिश्तों में खटास आती रहती है। 2013 में अगस्त महीने तक ही अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में चीन से सटे इलाकों में घुसपैठ की 150 घटनाएं हुई। ऐसे में सवाल वही, क्या हम चीन पर भरोसा कर सकते हैं? दो 2013 में अगस्त महीने तक ही 150 घुसपैठ की कोशिशों की खबरें आई। 15 अप्रैल को लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में चीनी सेना ने अपने तंबू बना लिए। 17 जून 2013 को चीनी सैनिकों ने चूमर इलाके में घुसपैठ कर भारतीय बंकरों में तोड़फोड़ की और इसी साल 24 जून को चीन की सेना के जवान लद्दाख की इसी पेंगोंग झील के रास्ते 5 किलोमीटर तक भारतीय क्षेत्र में घुस आए। हालांकि 2 घंटे बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि 30 अप्रैल की अगर हम बात करें और 13 जून की, तो 2 बार चीनी हेलीकॉप्टर्स ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया। 1962 की लड़ाई के बाद भारत और चीन के बीच सरहद की तकरार शुरू हुई, जिसे चीन वक्त वक्त पर उछालता रहता है। चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश का 90,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका उसका है। अक्साई चीन के 5,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जे के बावजूद चीन 32,000 वर्ग किलोमीटर पर अपना दावा जताता है। यही नहीं, 2 साल पहले चीन का जो पासपोर्ट छापा गया, उसके पन्नों पर जो नक्शा छपा, उसमें अरुणाचल प्रदेश को बाकायदा चीन का हिस्सा बता दिया गया। अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को तो चीन नत्थी वीजा जारी करता है। चीन भारत से लगी अपनी सीमा पर तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। यही नहीं, चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ भी भारत के लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीरी इलाके में एक नई रेल लाइन बिछाने और सड़क मार्ग तैयार करने की योजना पर भी चीन ने अमल शुरू कर दिया है। कश्मीर के इस इलाके से चीन अपने शिनजियांग प्रांत के काशगर शहर को कराची बंदरगाह से जोड़ने की एक नई महत्वाकांक्षी योजना पर काम भी कर रहा है। भारत के साथ व्यापार में भी चीन का ही दबदबा नजर आता है। अप्रैल दिसंबर 2013-14 के शुरुआती 9 महीने के दौरान 49.5 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ चीन भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय कारोबारी बन गया। लेकिन इसके बावजूद ये खबर भी भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं रही, क्योंकि इस दौरान भारत को करीब 35 अरब डॉलर का घाटा उठाना पड़ा। यानी चीन भारत को ज्यादा निर्यात करके भी फायदा कमा रहा है, जबकि भारत उतना निर्यात नहीं कर पा रहा है। और भारत चीन रिश्तों से ही जुड़े कुछ अहम सवाल आज मैं इंडिया 9 बजे में उठाने जा रहा हूं। पहला सवाल, लद्दाख में फिर चीनी घुसपैठ हुई है, तो ऐसे में क्या चीन पर भरोसा संभव है? दूसरा सवाल, सीमा विवाद कैसे सुलझेगा? अक्साई चीन अरुणाचल पर क्या दावा छोड़ देगा चीन? क्या सैन्य आर्थिक स्तर पर चीन से तुलना मुनासिब है? चौथा सवाल, भारत चीन मिलकर क्या एक वैश्विक आर्थिक ताकत बन सकते हैं? और पांचवा और आखिरी सवाल, क्या चीन से रिश्ते मोदी की विदेश नीति की अग्नि परीक्षा है? और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर हैं, बीजेपी के युवा चेहरा डॉक्टर संबित पात्रा, वरिष्ठ पत्रकार ORF के डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं मनोज जोशी हैं मेरे साथ, और विदेश मंत्रालय में सचिव रह चुके विवेक काटजू भी। काटजू साहब, शुरुआत आपसे। जब भी चीन से रिश्तों की बात आती है तो वो 50 के दशक की एक जो कड़वाहट है ना, वो हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील के नारे जो बुलंद किए गए थे, उनकी कड़वाहट आज भी मुंह में आती है। दूसरा, जो सीमा विवाद है वो गाहे बगाहे अगर पटरी पर आते भी दिखते हैं दोनों देशों के रिश्ते, तो वो रोड़ा बन जाते हैं, वो डिरेल कर देते हैं। ऐसे में जो ये फिर से एक गर्माहट दिख रही है, हालांकि लद्दाख में इंट्रूजन्स हुई हैं, वो आपको कितना मुतमईन करती हैं, कितना आश्वस्त करती हैं कि चीन और भारत के अच्छे रिश्ते भी हो सकते हैं? देखिए, 1988 में राजीव गांधी जी ने ये फैसला किया था, जो मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक फैसला था, कि खाली सीमा विवाद के चलते हम चीन से अपने रिश्ते बंद नहीं करेंगे। पहले ये था कि जब तक सीमा विवाद नहीं तय हो जाता तब तक हम चीन से सामान्य रिश्ते नहीं स्थापित करेंगे। अब वही नीति अभी तक हमने अपनाई है, और मुझे नहीं लगता है
कि चीन ने कोई तत्परता दिखाई है सीमा विवाद को खत्म करने में। ये जो मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री की चीनी राष्ट्रपति के साथ, उसके बाद भी जो बयान आया है उसको पढ़ने से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि चीन में कोई तत्परता है कि सीमा विवाद खत्म किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री की और जो एनडीए सरकार की नीति है कि चीन के साथ हमें अपने रिश्ते सुधारने चाहिए, बढ़ाने चाहिए, आर्थिक स्थिति क्षेत्र में, वो सही है। हमें सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि चीन हमारा कंपेटिटर भी है, चीन से हमारी प्रतिस्पर्धा भी है, चीन से सहयोग भी है। तो इस सब को देखते हुए हमें चीन के साथ जो रिश्ते हैं उनको एक किस्म से नेविगेट करना पड़ेगा। यही मोदी जी के सामने चुनौती रहेगी। बिल्कुल ये चुनौती है। और मैंने आखिरी सवाल जो पूछा, अग्नि परीक्षा होगी ये चीन नीति। मनोज, लुक ईस्ट पर थोड़ी तवज्जो जोर देती दिख रही है ये सरकार। ऐसे में ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति का भारत के प्रधानमंत्री को न्योता, एपेक सम्मेलन के दौरान आप आइए, हमें सूत्र बता रहे हैं कि वो न्योता स्वीकार भी कर लिया गया है। ये एक अच्छी शुरुआत दिख रही है एक नई सरकार की विदेश नीति के लिए। देखिए, अच्छी खबर तो दिख रही है बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं कि भविष्य जो है, भविष्य में चीन की जो इकोनॉमी है और भारत की जो इकोनॉमी है, ये दोनों जो है उभर रही हैं और भविष्य जो है एशिया का ही है। और मैं समझता हूं कि अगर उसका एक केंद्र बिंदु चीन है तो दूसरा जो है हो सकता है वो उतना महत्वपूर्ण ना हो, पर फिर भी वो भारत है। और अगर एशिया की एक इकोनॉमी होगी, यहाँ पे एक रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, तो वहाँ भारत और चीन के रिश्ते जो हैं उनको सुधारना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं समझता हूँ, जैसे विवेक जी ने कहा कि जहाँ तक कि सीमा विवाद है इसको अलग रख दिया जाए और आर्थिक विवाद, आर्थिक समझौता जो है उसको बढ़ाया जाए। मैं समझता हूँ कि सीमा विवाद जो है वो एक जो है वहाँ पे एक गले पे हड्डी है, और जब तक हम उसको जो है निकाल ना पाए तब तक भारत और चीन के जो रिश्ते जो हैं और जो आर्थिक रिश्ते हैं, जो आर्थिक जो पॉसिबिलिटी है, जो कि हम कर सकते हैं, जो पोटेंशियल है, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। जी मणि, आप ना सिर्फ एक राजनेता हैं, राजनेता बनने से पहले आप राजनयिक भी हैं, आपकी एक वर्ल्ड व्यू है, आप पॉलिटिक्स भी समझते हैं, डिप्लोमेसी भी समझते हैं। मेरे दर्शकों को सर थोड़ा सा एक ये सेंस दीजिए कि चीन को लेकर एतबार भरोसे की कमी है, इंट्रूजन्स लगातार होते रहते हैं, हम भी अखबारों में और चैनलों पर ड्रैगन पर भरोसा कैसे करें, ऐसी प्रोवोकेटिव हम हेडलाइंस देते रहते हैं। आप मेरे दर्शकों को ये एक सेंस दीजिए, क्या ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्या ये संभव है कि हमारे विवाद भी चलते रहें, लेकिन जहां पर हमारे हित हैं, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज इन डिप्लोमेसी, एक जो पुरानी कहावत है, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट। हम अपने हित देखें, अपने हित साधें, उन दिशाओं में दोस्ती का हाथ बढ़ाएं चीन के साथ। सर, क्या ये प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है? बिल्कुल, और ऐसा होना चाहिए। जबकि चुनाव के दौरान, पिछले चुनाव के दौरान दो ऐसे व्याख्याएं हुई जिससे कि मुझको बहुत फिक्र हुआ। एक की बीजेपी के घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि विदेश नीति को वी आर गोइंग टू रीबूट इट एंड रीओरिएंट इट। तो मैं सोच रहा था कि इसका मतलब क्या बनता है, लेकिन जहां तक कि मेरे नजर में आता है, सिवाय पश्चिम एशिया में जहां की वाकई एक परिवर्तन जो कि बहुत दुखजनक है वो लाया जा रहा है, बाकी सब मामलों में जो हमारी विदेश नीति रही है, लगता है कि वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और खास तौर पर चीन के सिलसिले में हमें समझनी चाहिए कि जैसा कि विवेक भाई अभी कह रहे थे, सन 88 तक हमने सोचा कि बजाय हमारे रिश्तों को बेहतर बनाने का, हम जो हमारे आपसी मतभेद हैं सीमा पर खास तौर पर, उसका किसी न किसी तरह से हल निकालें। लेकिन जब राजीव गांधी वहां गए, दो चीज तय किए गए थे।
एक कि हम अपने रिश्ते बढ़ाएंगे और साथ साथ कि इस सीमा का जो समस्या है उसका हल निकालने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और वो पूरा प्रयास करने में हम लगातार तब से आज तक मतलब पिछले 25 साल में हम लगे हुए हैं। साथ साथ जब प्रणब मुखर्जी हमारे विदेश मंत्री थे तो तब वो चीन गए और एक समझौता किया जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एट द बॉर्डर। और मुझको लगता है कि क्योंकि आपसी बातचीत के लिए कोई रास्ता बनाया गया है जबकि व्याख्याएं होती हैं हमारी सीमा पर, और कि हमने आपस में तय कर लिया है कि शांति को हम कायम रखेंगे हमारी सीमा पर, इसीलिए थोड़ा बहुत हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा मसला है जो कि इतिहास ने हमको दिलवाया है, जिसका हल निकालना आसान नहीं है, साधारण नहीं है, और इसलिए समय लगेगा। लेकिन इस रास्ते के चलने के अलावा और कौन सा विकल्प है? जंग? आप चाहते हैं कि जैसा कि सन 62 में हमने सोचा कि हम चीनियों को भगा देंगे, और फिर हुआ क्या आपको याद है, और मैं उस उम्र का हूं जिसके मन से निकल भी नहीं सकता है। तो इसलिए जो अभी चीन के साथ संबंध है, शुक्र है कि भाजपा सरकार इसकी रीबूटिंग या रीओरिएंटिंग नहीं कर रही है, और जो उपलब्धियां अब आ रही हैं वो सब पिछले सरकार से लेकर उसकी तैयारी हो रही थी, उसका फल, बीज तो हमने बोया लेकिन फल खा रहे हैं मोदी साहब। खाने दीजिए, क्योंकि इसका जो स्वाद है वो देश भर को मिलने वाला है। तो मुझको कोई इतराज नहीं है कि वो इस फल को हाथ में लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कभी न भूलें कि जब तक कि हमारी फॉरेन पॉलिसी निरंतर नहीं रहती है, सरकार बदले लेकिन जो हमारी नीति है उनके मकसद और उनके जो असूल हैं वो वैसे के वैसे रहें, तभी जाकर एक कामयाब विदेशी नीति हम कायम कर सकते हैं। शायद ये हमारे देश की ये खूबी भी है मणि साहब, स्पोकन लाइक अ ट्रू पॉलिटिशियन एंड अ ट्रू डिप्लोमैट। आपने फल और बीज की भी बात कर दी। शायद खूबी हमारी विदेश नीति की ये है कि एक कंटिन्यूटी रहती है, वो एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार। लेकिन डॉक्टर पात्रा, एक और सवाल, जब भी आप रिश्तों की बात करते हैं, रिश्ते बराबरी में होते हैं, और हम अब सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति की बात करें, हमारी आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, सैन्य शक्ति की तो हम जिक्र ना करें तो बेहतर होगा, उसमें तुलना करना भी मुनासिब नहीं है दरअसल चीन के साथ। तो ऐसे में क्या अच्छे रिश्ते हो पाएंगे, या ये एक बिग ब्रदर और यंगर ब्रदर, स्मॉलर ब्रदर के रिश्तों वाली बात हो जाएगी? देखिए सुधीर जी, संदीप जी, मैं सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर है, नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था कि आप किस प्रकार के रिलेशन चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि ना हमें कोई आंख दिखाए और ना हम किसी को आंख दिखाए। हम चाहते हैं कि हम भी ना आंख झुकाएं और ना सामने वाला हमारे कारण से आंख झुकाए। तो इस प्रकार के इक्विटेबल रिलेशन के साथ हम आगे बढ़े, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले ही स्पष्ट कर दिया था। अभी थोड़ी देर पहले मैं मणिशंकर अय्यर जी को सुन रहा था, उन्होंने 2 बार कहा कि हमारी रीबूटिंग और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डिप्लोमेटिक पॉलिसीज क्या होंगी। तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, चीन के ही मामले में हमने पिछले साल देखा था किस प्रकार चीन पिछले साल लगभग 500 किलोमीटर के अंदर घुस आया था हिंदुस्तान में। उस केस में जब हमारे तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे जी से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि तो क्या हुआ जो चीन घुस आया, कभी कभी हम भी तो घुस जाते हैं। और उसी मामले में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी ने यह भी कहा था कि इट इज जस्ट अ पिंपल ऑन द स्किन एंड विल अप्लाई ऑइंटमेंट, इट शुड नॉट बी टेकन एज अ बिग इश्यू। मुझे लगता है इसमें एक पैराडिम शिफ्ट हुआ है जब से मोदी जी आए हैं, ना तो आंख दिखाएंगे और ना आंख झुकाएंगे। हम इस प्रकार की विदेश नीति से परहेज करते हैं जहां एक झुका हुआ स्ट्रेचर नजर आए। आप देखिए, हम इसमें झुकने वाले नहीं हैं। आपने मैं समझ गया, दिखाया कि झील में चीन अंदर घुस आया था, 2 घंटे के अंदर हमने खदेड़ दिया। डॉक्टर पात्रा, ये बातें फिर बाद में आपको कीमत चुकानी पड़ती है, फिर आप इनको एक्सप्लेन करेंगे। मैं चाहूंगा रेटरिक में हम ना करें, एक सेंसिबल चर्चा करते हैं। मुझे ये बताइए कि
चीन का नेचुरल एलाय पाकिस्तान है। जी एक मिनट सुन तो लीजिए, सवाल सुनिए डॉक्टर पात्रा। चीन का नेचुरल एलाय पाकिस्तान है, क्या ये बात भी, ये रिश्ता भारत चीन रिश्तों के आड़े आएगा आने वाले दिनों में? आता रहा है, आने वाले दिनों में आपकी कोई स्ट्रैटेजी है इसको काउंटर करने के लिए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय, आज जो ब्रिक्स में एक डेवलपमेंट हुआ है उसको देखने की आवश्यकता है। जिस न्यू डेवलपमेंट बैंक के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, आज उसकी स्थापना हुई है, और जबकि बड़ा कंट्रीब्यूटर चाइना है, उसके बावजूद भी वेस्ट से अलहदा अलग हटके वन कंट्री वन वोट की पॉलिसी को अपनाया गया है। यह केवल इसलिए नहीं हुआ कि सब लोग चुप बैठे थे, अपने आप हो गया। इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े तरीके से भारत का भी रोल रहा है कि नहीं, चाहे कंट्रीब्यूशन कितना भी हो, आपको वोटिंग राइट्स उतना ही मिलेगा जितना सबको मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से भारत आज एक असर्टिव रोल में आ रहा है, और चीन भी इस बात को मान रहा है, और चीन चाहता है कि भारत उसके साथ कंधे से कंधे मिला के हम साउथ ईस्ट एशिया में एक ऐसे इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरे जो कि वेस्ट के जो सिस्टम है उससे हम बाहर भी निकल सके। यस, चाइना जिस प्रकार से अपना एक रोड रूट एस्टैब्लिश कर रहा है, पोर्ट एस्टैब्लिश कर रहा है, जहां से वो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर को पाकिस्तान से देख सके, और श्रीलंका में भी कर रहा है, स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कहीं ना कहीं पिछले सरकार की फेल्योर थी। मैं इस डिप्लोमेटिक मुद्दे में सरकारों की लड़ाई नहीं देखना चाहूंगा, मगर हमें इस पे काम करना होगा। और बिल्कुल, हम ये लड़ाई करवाना भी नहीं चाहते। और वर्तमान मैं समझ गया डॉक्टर पात्रा, चाइना से इस विषय में कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। जी मणिशंकर अय्यर साहब, आपसे शुरुआत करूंगा, उसके बाद मैं विवेक काटजू, और आखिरी कमेंट मनोज जोशी आपका चाहूंगा। आप तीनों से मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए अगर हमें रिश्ते सुधारने हैं? आपका एक सजेशन, मणिशंकर अय्यर साहब, और सरकार आपको गंभीरता से लेती है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं हो सकती अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। एक राय क्या देना चाहेंगे चीन के मुतालिक? एक ही राय है कि पत्रा साहब और उनके साथीगण जो हैं वो हमसे लड़ना बंद कर दें चीन के सिलसिले में। उनकी नीति तकरीबन वही है जो कि हमारी रही है, और बजाय ये दिखाने के कि वो हमसे आगे हैं, हम बहुत पीछे थे, हमने कुछ नहीं किया, वो सब कुछ करने वाले हैं, देख लीजिए कि शांति के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हम दो देश जंग के तरफ हमें नहीं आगे बढ़ना है, और जो पंचशील के सिद्धांत हैं उसको वो अपनाएं या ना अपनाएं, उसी आधार पर हमारे रिश्ते सुधार सकते हैं। और जो बहुत अहम कदम राजीव गांधी जी ने उठाया था दिसंबर सन 1988 में, उससे हम हटे नहीं, और ये न देखें कि मोदी कौन से पार्टी का है और राजीव गांधी कौन से पार्टी के थे। देख लें कि वो हमारे प्रधानमंत्री थे और देश के हित में उन्होंने किया, और उसी रास्ते पर यदि मोदी बढ़ते जाए तो तब भारत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और भारत और चीन इकट्ठे हाथ से हाथ जोड़कर इस दुनिया में अपना प्रभाव दोबारा उसको दिखा सकेंगे। जी काटजू साहब, ये भी लगातार बातें होती हैं और वो सुनने में बड़ा अच्छा ख्याल लगता है, आइडिया लगता है कि भारत और चीन हाथ मिला लें, एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है, एक इकोनॉमिक पावर है, और पूरे देश पर हम कब्जा कर सकते हैं। कुछ किया जा सकता है, ये जमीनी हकीकत में तब्दील हो जाए? ये जमीनी हकीकत से बहुत परे है। मैं 4 पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। पहला तो जनरल पॉइंट है कि रीबूट, फॉरेन पॉलिसी को रीबूट करना, जैसे कोई भी पॉलिसी को रीबूट करना सैद्धांतिक रूप से गलत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, सीमा पर मैंने ये नहीं कहा कि हमें कमजोर नजरिया रखना चाहिए। मेरा ये कहना था कि चीन इसमें तत्परता नहीं दिखाएगा इस मामले को सॉल्व करने में, और हमें सतर्क रहना पड़ेगा। मुझे आश्वासन है कि मोदी जी की सरकार मजबूत सरकार है और सीमा पर वो उचित कदम उठाएगी। तीसरी चीज, जो सबसे अहम मुद्दा है जो हमें चीन के साथ अब खुल के बात करनी है, वो, और जिसका आपने भी एक इशारा किया, वो चीन और पाकिस्तान के संबंध हैं। चीन पाकिस्तान का प्रयोग करता है। मुझे ये नहीं उम्मीद है कि इन संबंधों में हम कोई दरार डाल पाएंगे और जल्दी इसमें कुछ होगा।
लेकिन चीन को हमें साफ साफ कहना है और इसमें हमें हिचकना नहीं है कि देखिए हम जानते हैं आप पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं, और जब तक ये आपके रिश्ते चलेंगे तब तक हम भी और आप भी जानते हैं कि हमारे चीन और हमारे रिश्ते पूर्ण तरह से सामान्य नहीं होंगे। इसके साथ साथ हमें आर्थिक द्वार जो चीन के साथ हैं वो खुले रखने चाहिए, ये मेरा मानना है। मनोज जोशी साहब, आपकी एडवाइस क्या होगी? आप किस राह पर जाते देखना चाहेंगे भारत चीन रिश्ते? सर 30 सेकंड्स है, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। देखिए, मैं विवेक जी से सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि चीन इस समय देख रहा है कि सीमा विवाद को सुलझाया जा सकता है और तत्परता दिखाई जा सकती है। शी जिनपिंग ने ये 2 बार कहा है, पिछले मार्च में कहा और अभी दोबारा इन्होंने ब्रिक्स में कहा कि बॉर्डर इश्यू शुड बी सेटल्ड एज सून एज पॉसिबल। मैं समझता हूं कि हमको तैयारी करनी होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सीमा किस तरह सुलझेगी। ये सब जानते हैं, भारत के हमारे जो राजदूत हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, विवेक जी हैं, सब जानते हैं किस तरह सुलझेगा। तो इसमें यह है कि कुछ हिम्मत दिखानी होगी, कुछ राजनीतिक कदम लेने होंगे, और मैं समझता हूं कि सीमा विवाद जब तक नहीं सुलझेगा तब तक, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ये गले में हड्डी है। आपके आर्थिक जो संबंध हैं वो भी कुछ ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। बड़ा मुद्दा जो इसमें है, मैं समझता हूं कि जब तक कि भारत का जो है आर्थिक उदार नहीं होगा तब तक, क्योंकि चीन इस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो हमको जो है अपना आर्थिक उदार करना पड़ेगा। जो हमारे रिफॉर्म्स हैं और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको एकदम सुधारनी होगी। और हम जब तक वो 10 साल जो है हम अगर 10% के रफ्तार से हमारा सकल घरेलू उत्पाद ना बढ़े, तब तक मैं समझता हूं हमारा ये मुकाबले की जो बात होती है अक्सर, वो हम नहीं कर पाएंगे। वो एक पुराना शेर है और बहुत बार दोहराया गया है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, या मैं यहाँ कहूँ चीन हमसे ये पूछे कि बता भारत तेरी रजा क्या है। हमें भी थोड़ा ऊपर उठना होगा। मनोज जोशी साहब, विवेक काटजू, डॉक्टर संबित पात्रा और मणिशंकर अय्यर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला।